हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी का सिलेबस डिकोडेड। तो हमारे सिलेबस डिकोडेड की सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले हमने दो वीडियोस में पेपर 1 के पार्ट बी तथा पेपर 2 के पार्ट ए की चर्चा कर ली थी। इसके इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में कि इसमें आपको कैसे कैसे सिलेबस को कवर करना है, किन किन सोर्सेस से आपको कवर करना है, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र का जो खंड ब है उसे 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, 5 इकाई में इसे डिवाइड करके रखा है, जिसमें से सबसे पहली इकाई के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली इकाई में दिया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है। इकाई 1 को हमें इन टॉपिक्स में कवर करना है। इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है भारत में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे और पहल। तो आपको इसे नेट से कवर करना है। सबसे पहला सोर्स मैं बता देती हूँ, आपको नेट से कवर करना है, ठीक है। अब बारी आती है कि इसे कैसे कवर करना है। तो कृषि के मुद्दे आप करेंगे, फिर उद्योग के मुद्दे आप करेंगे, सेवा क्षेत्र के मुद्दे आप करेंगे। कृषि से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, जैसे हो गया फसल चक्रीकरण के बारे में बता सकते हैं कि किसानों को इसके बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है। फिर कृषि से रिलेटेड जो खाद हो गए या फिर जो उर्वरक है उनकी कमी है या फिर उनकी गुणवत्ता में कुछ न कुछ कमी आ रही है, तो ये आपको मुद्दे इनमें डालने होंगे। इसके बाद सिंचाई हो गई, सिंचाई से रिलेटेड मुद्दे हो गए, तो ये आपको मुद्दे सारे करने हैं। वैसे उद्योग में भी आपको मुद्दे करने होंगे और सेवा क्षेत्र में भी मुद्दे करने होंगे आपको। तो ये आप जब एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि कृषि से रिलेटेड मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं और उद्योग से या फिर सेवा क्षेत्र से रिलेटेड मुद्दे। इसके अलावा आप नेट से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाती हैं, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। तो आप अगर 2020 के लिए कर रहे हैं ना प्रिपेयर, तो आप 50 वर्ड्स के नोट्स बना सकते हैं मुद्दे के लिए। तो आप 6-7 पॉइंट्स पे अगर लिख लेते हैं तो ये इनफ होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके बाद पहल की बात आती है, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, किसानों के लिए हो गया या फिर उद्योग में जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, तो वो आपको बताना होगा कि क्या क्या है। तो आप जब गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करते हैं किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी मैगजीन से, तो आप यहाँ पर इसे भी कवर कर लीजिएगा तब। अब बारी आती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की। तो भारत में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, भारत में हमें राष्ट्रीय आय की गणना को देखना है कि कैसी होती राष्ट्रीय आय की गणना, क्या क्या तरीके हैं गणना के। तो इसमें 3 मेथड्स आपको दी जाएंगी। तो ये आप करेंगे 12th के एनसीईआरटी से। 12th एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है कि कैसे गणना होती है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक 12th एनसीईआरटी की, ठीक है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद पारी आती है थर्ड टॉपिक की, जिसमें बताया गया है भारतीय रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक, ये दोनों के आपको कार्य करने हैं। तो ये आपको मिलता है संजीव वर्मा में, और साथ ही वित्तीय समावेशन भी आपको उसी में मिल जाएगा। इसके बाद मौद्रिक नीति की बात आती है, तो आप इसमें संजीव वर्मा से भी कवर कर सकते हैं। साथ ही आप अगर समझ में नहीं आ रहा है यदि आपको, तो आप किसी यूट्यूब वीडियो जैसे मृणाल के वीडियोज़ हो गए, ठीक है, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, तो आपको संजीव वर्मा में भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर इसके बाद पारी आती है फोर्थ टॉपिक की, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। अच्छी कर प्रणाली की विशेषता क्या क्या होती है ये आपको देखना होगा। इसमें प्रत्यक्ष कर के बारे में दिया गया है और अप्रत्यक्ष कर के बारे में दिया गया है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, उनके डेफिनेशन क्या होती है और साथ में उनकी विशेषताएं, ये कवर करना होगा। फिर अप्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, वह जीएसटी आ जाएगा, उसकी विशेषताएं क्या हुई है,
वो बता देना है यहाँ पर आपको। तो आपको संजीव वर्मा में भी मिल जाएगा, ठीक है, और आप नेट से भी इसे कवर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सब्सिडी की। तो सब्सिडी और आपको मिलती है 9th NCERT में सब्सिडी वाला टॉपिक, एक डेफिनेशन मिलती है सब्सिडी क्या है वो। और अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो फिर आप नेट से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है नगद लेन देन की। तो नकद लेन देन अभी कैसा चल रहा है, क्या होता है कैश पेमेंट, ठीक है। और राजकोषीय नीति, जो बजट हमारा निकलता है हर साल, वो आपको करना होगा यहाँ पर राजकोषीय नीति में। और इसके साथ ही आप संजीव वर्मा में भी राजकोषीय घाटा हो गया और ये वाली चीज़ें जो टर्म्स हैं छोटी छोटी सी, वो आपको संजीव वर्मा में मिल जाएंगी। या फिर आप 12th NCERT से भी इसे कवर कर सकते हैं, जहाँ से आप राष्ट्रीय आय की गणना वाला टॉपिक करते हैं, वहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। तो आप ये दोनों बुक्स को रेफ़र करके चले। पहले आप NCERT पढ़ लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया है तो फिर आप संजीव वर्मा को फिर कवर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि दिया है लोक वितरण प्रणाली। तो लोक वितरण प्रणाली आपको मिलती है 12th की जियोग्राफी की बुक में, ठीक है, या फिर आपको मिल जाता है 9th NCERT में, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिया गया है। 9th NCERT में भी बहुत अच्छे से दिया गया है, साथ ही आप संजीव वर्मा में भी बहुत अच्छे से दिया गया है लोक वितरण प्रणाली। तो इसका डेफिनेशन हो गया, इसका विकास कैसे हुआ वो बताया है, साथ ही इसके जो भी लाभ हैं और जो भी हानियाँ हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं वो बताया गया है। तो आपको पूरा टॉपिक मिल जाएंगे उसमें। इसके बाद बारी आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ क्या क्या है, ये अभी वर्तमान की चीज़ें हैं। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कैसी चुनौती हो गई है वो बता देना है आपको। और इसके बाद आपको करना है गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन। तो ये भी प्रवृत्तियों चुनौतियों में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन वाली चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं 11th NCERT से, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इसमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें बताना है भारत का इंटरनेशनल ट्रेड जो भी चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियाँ कौन कौन सी है, किन किन देशों के साथ हमारा व्यापार चलता है, किन किन चीज़ों का चलता है, ठीक है। और फिर भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन में आपको क्या करना है, भुगतान संतुलन वाली जो चीज़ है वो ये है कि आप कितना पैसा दे रहे हो विदेश में और कितना विदेश से पैसा आ रहा है, तो उतना भुगतान संतुलित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये पूरा आपको संजीव वर्मा में मिल जाएगा, आपको कहीं से और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको संजीव वर्मा में पूरा बहुत अच्छे से दिया गया है भुगतान संतुलन, आप वहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद पारी आती है विदेशी पूंजी की भूमिका की। तो विदेशी पूंजी की हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है ये बताना पड़ेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। विदेशी पूंजी कितना महत्व रखती है हमारे अर्थव्यवस्था में वो। और इसके बाद बारी आती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। जो हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो अनेक राष्ट्रों के साथ अपना बिजनेस करती है, अपना व्यापार करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में लिखना है कि कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं अपनी कंपनियों को ग्रोथ करने के लिए, उन्हें किन किन वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कम श्रम में एक सस्ता श्रम है ना, बोल सकते हैं उसे, सस्ता श्रम मिल जाए, उन्हें एक अच्छे से कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, उन्हें अच्छे से श्रमिक उपलब्ध हो जाए, और ये वाली जो चीज़ें हैं वो उन्हें चाहिए रहती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। तो ये वाली चीज़ें आपको लिखनी होगी यहाँ पर। तो आप इसे नेट से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप देखें तो 12th की बुक में भी आपको मिल जाता है, 12th NCERT बुक में, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये वाली चीज़ें भी आपको संजीव वर्मा में मिल जाएगी, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आप कवर कर सकते हैं वही 12th के NCERT से, जहाँ से आप बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ करते हैं ना। वो 12th की इकोनॉमी की बुक नहीं है, वो है 12th की जियोग्राफी की बुक, ठीक है। तो आप वहाँ पर देखिएगा इसे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको
एशियाई बैंक और विश्व व्यापार संगठन जो है वो भी संजीव वर्मा से करना है, और आसियान, सार्क, नाफ्टा और ओपेक जो है वो भी आपको 12th की जियोग्राफी वाली बुक में मिल जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड जियोग्राफी बुक है उसमें मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें, जिसमें सारा कुछ ह्यूमन और इकोनॉमी के बारे में बताया गया है ना। वो वाली बुक में आप देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट इकाई पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इकाई में दिया गया है मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था, एमपी की इकोनॉमी। तो इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले टॉपिक में दिया गया है प्रमुख फसलें। जो भी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, सोयाबीन हो गई, है ना, तो ये वाली फसलें आपको करनी होगी। प्रमुख फसलें क्या कौन कौन सी हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर है प्रमुख फसलें, वो वाली कितने क्षेत्र में है मध्य प्रदेश के वो। और इसके बाद बारी आती है कृषि जोत क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन और वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, है ना, बीज एवं खाद की गुणवत्ता, बीज और खाद की गुणवत्ता और आपूर्ति से जुड़े मुद्दे। ठीक है, बीज की जो गुणवत्ता है उससे जुड़े कुछ मुद्दे हो गए, फिर खाद की गुणवत्ता के मुद्दे हो गए, इसके बाद इनकी आपूर्ति के भी मुद्दे हुए कुछ न कुछ। 3 मुद्दों को आपको कवर करना है। ये आपको मिल जाती है एमपी की कोई भी जो बुक होती है, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गई या फिर मुकेश माहेश्वरी की बुक हो गई, तो उसमें ये आपको पूरा मिल जाएगा एमपी की इकोनॉमी। तो आप जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तभी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये वाली चीज़ें वहीं से कवर हो जाती हैं आपकी, और जो चीज़ें कवर नहीं हुई हैं उससे अभी कवर कर लीजिएगा। जैसे कृषि के तरीके हो गए, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन, इनसे जुड़ी हुई समस्याएं और जो मुद्दे हैं वो, और कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण और विपणन से संबंधित समस्याएं और चुनौतियाँ। तो या तो आप इंडियन इकोनॉमी या फिर एमपी इंडस्ट्रीज जो है उसमें जा कर के आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी, या फिर एमपी के जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कृषि से रिलेटेड चीज़ें, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक पर आते हैं कृषि की कल्याणकारी योजनाएं। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही हैं वही आ जाएंगे इसमें। एमपी की गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही वो वाली चीज़ें आएंगी ना इसमें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें तो आप यूनिट फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेवा क्षेत्र का योगदान। जो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है वो बताना है। इसके बाद बारी आती है मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन। तो मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा कैसा है, इसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से संसाधन पाए जा रहे हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं मध्य प्रदेश का जनांकीकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। इसके बाद अगला टॉपिक आता है औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पहले हमने कृषि के बारे में देखा, एमपी की कृषि, फिर सेवा क्षेत्र के बारे में देखा। अब आते हैं उद्योग के बारे में। तो उद्योग, एमपी का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें क्या क्या समृद्धि करना अभी बचा है, प्रवृत्तियाँ क्या क्या है इसकी आगे की चुनौतियाँ क्या क्या है एमपी में वो बताना होगा। इसके बाद बारी आती है लास्ट टॉपिक पर, कौशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन ट्रेंड्स। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता की अगर बात करें तो हमारे एमपी में कितने कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, अर्थात कितने शिक्षित है, किनका स्वास्थ्य अच्छा है, किसे किसे कुशल स्किल्स कितना डेवलप्ड है हमारे यूथ में, ठीक है, एमपी के यूथ में, तो वो बताना होगा। तो मानव संसाधन का नियोजन कैसा है, उत्पादकता कितनी है, साथ ही रोजगार के विभिन्न जो ट्रेंड्स चलते हैं उसके बारे में बताना होगा। तो ये सारा कुछ जो है एमपी का आप कवर कर सकते हैं किसी भी बुक से, या फिर आप इसकी वेबसाइट्स में जा करके देख सकते हैं। अब बारी आती है इकाई 3 की। इकाई 3 में हमें क्या पढ़ना है, मानव संसाधन विकास के बारे में। मानव संसाधन का विकास, ये भी एक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन, सारे संसाधन एक तरफ होते हैं और मानव संसाधन एक तरफ होता है, क्योंकि मानव संसाधन अगर अच्छा उपलब्ध नहीं होता है
तो हमारे बाकी के संसाधन कोई काम के नहीं रह पाते हैं। तो मानव संसाधन का विकास अब कैसे करेंगे? तो शिक्षा सबसे पहली चीज़ तो हो गई। शिक्षा के द्वारा उन्हें शिक्षित करके उन्हें अच्छा सा शिक्षा दे करके उनका विकास करना। साथ ही जो विभिन्न वर्ग है उनसे जुड़े हुए जो सामाजिक मुद्दे होते हैं और उनके कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर कहना होगा। जो भी सामाजिक मुद्दे हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या करना है इसमें प्रारंभिक शिक्षा दी है, उच्च शिक्षा दी है और तकनीकी और चिकित्सीय शिक्षा दी गई है। साथ ही इसमें दिया गया व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं और बालिकाओं की शिक्षा। तो सारा शिक्षा से रिलेटेड है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको सारी शिक्षाएं करनी है। प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें मिलती है, उच्च शिक्षा में से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिल रही हैं आपको, ठीक है। तकनीकी शिक्षा कैसे हमारे एमपी में वर्क करी या फिर पूरे इंडिया में, है ना, ये पूरे इंडिया में आपको करना होगा कि पूरी इंडिया की प्रारंभिक शिक्षा कैसी है। तो इससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं आपको करने होंगे। साथ ही आपको बालिकाओं के बारे में भी देखना होगा कि बालिकाओं की शिक्षा कैसी है हमारे इंडिया में, है ना। तो अब अगले टॉपिक पर आते हैं, निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों पे। तो इसमें दिए गए हैं निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। जितने भी वर्ग हैं, निःशक्त जन हो गए जो हैंडीकैप्स, और वृद्धजन हो गए जो बूढ़े लोग हैं, उनके भी कल्याणकारी कार्यक्रम कई चलते रहते हैं और उनसे जो जुड़े सामाजिक मुद्दे हैं वो भी करने होंगे। फिर बालक हो गए जो बच्चे हैं उनके बारे में, महिलाएं हैं, सामाजिक रूप से वंचित जो समाज में जिनका बहिष्कार कर दिया जाता है या फिर समाज में उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है, तो वो वाले वर्ग। तो इनकी विकास परियोजनाएं जो भी चलाई जाती है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वो वाली करनी है आपको। इसके बाद बारी आती है इकाई 4 की। इकाई 4 जो है समाज शास्त्र से रिलेटेड पूरा है आपका, सोशियोलॉजी से, जिसमें आपको करना है सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ। ये वाला फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका कवर है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बहुत ही क्लोज है इस टॉपिक से, क्योंकि आप भी एक समाज में रहते हैं। तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में आपको पता ही है, संस्कार के बारे में, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय। तो ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, विवाह की पद्धतियाँ भी आप देखते आ रहे हैं, कितने तरह के विवाह होते हैं। तो ये आपको सोशियोलॉजी बुक से कोई सी भी आप कवर कर लीजिएगा, या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल अगर निकालते हैं तो उससे कर लीजिएगा, या फिर आपको नेट पर भी मिल जाएंगे इसके बारे में, हमारे इंडिया में कौन कौन सी विवाह की पद्धतियाँ चल रही है और सामाजिक समरसता के घटक क्या है। इस तरह से आप डाल दीजिएगा गूगल पर तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब बारी आती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। इसमें आपको करना है जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सामुदायिक विकास के लिए, वो और प्रसार शिक्षा, पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, जो एनजीओ चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही एनजीओ जो है वो क्या क्या विकास पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं उसे भी बताना होगा। फिर बात आती है स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ, ठीक है। फिर कुटुंब न्यायालय आ जाएगा आपका, परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय। तो ये वाली चीज़ें आप नेट से कवर कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। एनजीओ की भूमिका, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा कवर नेट से। इसके बाद बात आती है इकाई 5 की। इकाई 5 में आपको इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके 2019 में भी थे, पेपर 2 के पार्ट बी में, जहाँ से वो हटा करके अब रख दिए इकोनॉमी में, ठीक है। तो बस ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने, जैसे आप उस समय कवर करते थे वैसे यहाँ पर भी आप कवर कर लीजिएगा। जैसे जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं जो हो गई हैं, जनसंख्या से समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा सशक्तिकरण, वैसे ही स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो भी आपको करनी होगी। तो ये अलग अलग टॉपिक्स को आप अलग अलग तरीके से ऐसे सेपरेट कर करके आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। तो इसमें आप सारा कुछ नेट से ही कवर कर सकते हैं।
जो भी जनसंख्या नियंत्रण हो गया, तो ये भी आपको बहुत ही मिल जाते हैं टॉपिक आपको नेट में, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब बारी आती है सेकंड टॉपिक की, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति। तो मध्य प्रदेश में जनजातियाँ आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं जनजातियों की स्थिति कैसी है, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं जनजातियों की स्थिति। फिर सामाजिक संरचना उनकी कैसी है, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव। तो आप जब एमपी का कल्चर करते हैं तब ये वाला भी आपकी चीज़ें कवर हो जाती है मध्य प्रदेश में जनजातियों से रिलेटेड। ठीक है, तो आप बहुत ही क्लोज हैं एमपी में जनजातियों से, तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा, क्योंकि आप भी प्रत्यक्ष रूप से देखते होंगे उनकी जो भी नातेदारी, विवाह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो आप बहुत ही क्लोज होंगे उन सब चीज़ों से, तो आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, अब बारी आती है थर्ड टॉपिक की, जिसमें बताया गया है महिला शिक्षा के बारे में। महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण और प्रभाव। फिर आता है पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा कवर, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसे नेट से कवर कर लीजिएगा। जैसे महिला शिक्षा, तो महिला शिक्षा से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है महिला शिक्षा से संबंधित, और कोई भी एनजीओ अगर कोई वर्क कर रहा है महिला शिक्षा से संबंधित, तो आप उसे कवर कीजिएगा। फिर आता है पारिवारिक स्वास्थ्य, तो एक पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में मिल जाता है। फिर जन्म मृत्यु समंक, फिर कुपोषण के कारण प्रभाव, ये वाली सारी चीज़ें आप नेट से कवर कर लीजिएगा, और गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती हैं इनके बारे में, उसे पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरा टॉपिक, पूरा यूनिट 5 आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और संक्रामक असंक्रामक बीमारियों के बारे में बताऊं तो ये भी आपको मिल जाएगा, या फिर साइंस की बुक से में मिल जाएगा आपको, संक्रामक बीमारियां क्या होती है, असंक्रामक बीमारियां क्या होती है, और उनके उपचार के क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसके बारे में, जिसमें बताया उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम। तो इसमें क्या क्या करना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य करने हैं, फिर आप उसकी संरचना कर लेना, जैसे इसमें कितने मेंबर्स हैं। फिर आते हैं कार्य, तो WHO के क्या क्या कार्य हैं, और कार्यक्रम, जो कार्यक्रम चलाती है अलग अलग देशों में, जो गरीबी उन्मूलन के लिए या फिर स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, तो वो WHO के कार्यक्रम आ जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।